कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे और डेली नई नई चीज़ों को हम लोगों के साथ बने रहते हुए सीखते होंगे। इसमें कोई पूछने की बात ही नहीं है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया था उत्परिवर्तनवाद तक को, अर्थात थियरीज ऑफ एवोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नेचुरल सिलेक्शन, इसके टाइप्स और उत्परिवर्तनवाद को। इन बातों को कंप्लीट करने के बाद मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग पढ़ेंगे, अब बचा हुआ जो है थियरी में वो है मॉडर्न थियरी या मॉडर्न सिंथेटिक थियरी, आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत। लेकिन इसे समझ पाने से ठीक पहले हम लोगों को एक और चीज़ पढ़नी होगी, तभी हम लोगों को मॉडर्न थियरी समझ में आ पाएगी। ओके, वो क्या है? वो है हार्डी-वीनबर्ग का नियम या जीनी साम्यता का नियम। ठीक है ना? तो आइए उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग हार्डी-वीनबर्ग का नियम पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर मॉडर्न थियरी का नंबर बाद में आएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है ना? तो इसमें आप लिखेंगे हार्डी-वीनबर्ग का नियम या इसी को कहते हैं जीनी साम्यता का नियम। नियम। अब सवाल उठता है कि हार्डी-वीनबर्ग का नियम या जीनी साम्यता का नियम, तो इसे हम लोग कह सकते हैं हार्डी-वीनबर्ग लॉ, या एक और नाम दे सकते हैं लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इस तरह से हम बात करने जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इस नियम को किसने प्रस्तुत किया? तो आप कहेंगे प्रपोज्ड बाय। तो प्रपोज्ड बाय में आपको पता होना चाहिए G.H. हार्डी। एंड W. वीनबर्ग। इस तरह से ये दो लोगों ने मिलकर के इस नियम को प्रस्तुत किया था। ठीक है ना? अब सवाल उठता है कि इस नियम में क्या बताया गया था? इन्होंने इस नियम को बताया, तो ये नियम क्या था इसको? तो अक्सर आप कहते हैं या आप में से कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि किसी भी समष्टि की जीनी बारंबारता पीढ़ी दर पीढ़ी समान होती है। तो ये इस नियम का मिलता जुलता एवं एक ऐसा रूप है जिससे आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इस तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, इसके लिए इस नियम को सही तरीके से हमें समझना होगा। तो आप देखेंगे, तो देखें, तो यहाँ पर हम लोग कहने जा रहे हैं इस नियम के अनुसार अब देखेंगे कि ये नियम क्या कहता है। तो इस नियम के अनुसार कौन सी बात करनी है हम लोगों को, उस चीज़ को हमें समझना है। तो आप कहेंगे इस नियम के अनुसार
एक, या ऐसे देखेंगे, साम्यावस्था में स्थित साम्यावस्था में स्थित एक समष्टि की जीनी बारंबारता या जीनी की जगह पर हम लोग एलीली कहें, एलीली बारंबारता पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है। तो ये कहानी आप देख पाएंगे इस तरह से। सवाल उठता है कि अब आप कहेंगे क्या यही है ये जीनी साम्यता का नियम? जी हाँ, यही है हार्डी विनबर्ग का नियम या जीनी साम्यता का नियम। सवाल उठता है कि यहाँ पर ध्यान दें, इस आप कहेंगे यही तो हम भी बता रहे थे। आप ये नहीं बता रहे थे, आप असल में ये बता रहे थे, ये आप बता रहे थे। और आप ध्यान दें, आपसे छूट क्या रहा था? आपसे ये छूट रहा था। और आप ध्यान दीजिए कि ये जरूर शामिल करना है। क्यों? सारा खेल ही इसी बात का है। अगर ये होगा तभी समझ लीजिए वो स्थिति आ पाएगी। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये स्थिति संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि साम्यावस्था में स्थित होना, इसका क्या अर्थ होता है? तो सिंपली यहां पर आप देखेंगे समष्टि के साम्यावस्था में स्थित होने के लिए आवश्यक शर्तें। जी हाँ, सवाल उठता है कि अब समष्टि में क्या स्थितियां होंगी, क्या परिस्थितियां होंगी, तब हम मानेंगे कि वह साम्यावस्था में स्थित है। इस साम्यावस्था में स्थित होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? ठीक है ना? तो यहां पर हम कहेंगे, आप ध्यान दें, समष्टि का आकार बड़ा होना चाहिए। एक तो ये शर्त हो गई, ठीक है ना, समष्टि का आकार बड़ा होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे और क्या होगा, तो आप कहेंगे समष्टि में जीनी उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन या तो अनुपस्थित हो या इसकी दर अत्यंत धीमी हो। तो इसमें आप देखेंगे समष्टि में जीन म्यूटेशन अनुपस्थित हो या इसकी दर अत्यंत
धीमी हो। ये कहानी हो गई। फिर इसी के साथ साथ हम लोग देखें तीसरी कंडीशन कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, और क्या होना चाहिए। तो इसमें आप देखें समष्टि के सदस्यों के बीच जी हाँ, ध्यान दें, समष्टि के सदस्यों के बीच जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वह यादृच्छिक रूप से होनी चाहिए। यादृच्छिक रूप से होने का अर्थ यह है कि समष्टि के किसी भी जीवधारी का प्रजनन किसी भी जीवधारी से हो सकता हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे समष्टि के जीवधारियों के बीच या सदस्यों के बीच यादृच्छिक प्रजनन, इसका अर्थ होता है, यहाँ पर आप ध्यान दें, रैंडम मैटिंग। होनी चाहिए। ध्यान दें, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि वहाँ पर किसी तरह का प्राकृतिक चयन या किसी तरह का कृत्रिम चयन नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक या मैं पूरा ही लिख दूं, प्राकृतिक चयन या कृत्रिम चयन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी एक लक्षण का प्राकृतिक चयन होने लगेगा तो उस लक्षण के लिए जिम्मेदार जो एलील होगा, जीन रूप होगा, उसकी आवृत्ति, उसकी प्रतिशतता आने वाली पीढ़ियों में क्या करेगी, बढ़ने लगेगी। तो अगर आने वाली एलील पीढ़ियों में एलील फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी, जीनी बारंबारता या एलीली बारंबारता बढ़ने लगेगी, तो फिर एलीली बारंबारता का स्थिर रह पाना, एक जैसा बने रहना संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्राकृतिक चयन नहीं होना चाहिए या किसी तरह का कृत्रिम चयन भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे आगे एक और बात, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि समष्टि में एक बात और नहीं होनी चाहिए। क्या? जीनी क्या कहते हैं, अपोहन, या कह लीजिए कि जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे जीनी अपोहन अर्थात जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये बात हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे एक लास्ट और बात होगी, यहाँ पर आप देखिए, ध्यान देंगे, यहाँ पर अंतिम बात हम लिखने जा रहे हैं, जीनी प्रवाह, जीन गमन या जीनी प्रवाह नहीं होना चाहिए। जीन गमन या जीनी प्रवाह नहीं होना चाहिए। तो ये शर्तें अगर लागू होंगी किसी भी समष्टि पर
तो इन शर्तों की उपस्थिति में क्या होगा, इन शर्तों के लागू होने पर उस समष्टि में एलील फ्रीक्वेंसी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी तरह से बनी रहेगी। जैसी एलील फ्रीक्वेंसी आज है वैसी ही एलील फ्रीक्वेंसी 10 जनरेशन के बाद, 20 जनरेशन के बाद, 50 पीढ़ियों के बाद उसी तरह की जीनी बारंबारता या जीन फ्रीक्वेंसी या एलीली बारंबारता या एलील फ्रीक्वेंसी बनी रहेगी। तो ये बात हो गई क्या, यहाँ पर आपने देखा हार्डी-वीनबर्ग का नियम। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि हमें इस नियम की क्या ज़रूरत है। तो इसका जवाब है कि आपको इस नियम की ज़रूरत इसलिए है ताकि आगे जो आपको पढ़ाया जाएगा मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन वो आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, तो इनका अर्थ भी आगे आपको बताया जाएगा। जैसे ध्यान दें, प्राकृतिक चयन वगैरह मैं बता चुका हूँ, जीनी अपोहन ये नहीं बताया हूँ, और जीन गमन या जीन म्यूटेशन ये मैंने आपको नहीं बताया है। तो ये सब चीज़ें आगे आएंगी। क्लियर है ना, तो ये बातें हो गई। अब यहाँ से रिलेटेड एक इस नियम को मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। मैथमेटिकल समीकरण के द्वारा, गणितीय समीकरण के द्वारा इस नियम को क्या कहते हैं, इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अच्छा एक बात और बताइए, मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे कर ही दूं कि मान लीजिए ये जो परिस्थितियां दिखाई गई हैं ये परिस्थितियां न हों तब क्या होगा। समष्टि की एलीली बारंबारता पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहेगी या परिवर्तित हो जाएगी, बोलिए। तो आप कहेंगे कि परिवर्तित हो जाएगी। और ध्यान दें, अगर एलीली बारंबारता परिवर्तित हो जाएगी तो उस समष्टि में विकासीय परिवर्तन होंगे या नहीं होंगे। तो आप कहेंगे अगर एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो फिर विकासीय परिवर्तन तो जरूर होंगे। अच्छा एक बात और देखिए कि अगर ये परिस्थितियां बनी रहें, ये परिस्थितियां उपस्थित रहें, अर्थात ये स्थितियां लागू हों, तो समष्टि पर हार्डी-वीनबर्ग का नियम अप्लाई हो जाएगा और जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी स्थिर रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसी बनी रहेगी। और ऐसा होने पर उस समष्टि में उद्विकासीय परिवर्तन होंगे या नहीं होंगे। तो आप कहेंगे नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम लोग नोट करके एक पॉइंट पहले लिख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नोट करके एक पॉइंट आप ऐड करेंगे। अतः स्पष्ट है कि इस परिस्थिति में समष्टि की एलीली बारंबारता या एलील फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहेगी। इसलिए ऐसी समष्टि में
ध्यान दें, ऐसी समष्टि में क्या होगा? तो आप कहेंगे ऐसी समष्टि में उद्विकासीय परिवर्तन होंगे या नहीं होंगे? उद्विकासीय परिवर्तन नहीं होंगे। तो ये कहानी होगी, अर्थात जहां जिस समष्टि पर हार्डी-वेनबर्ग का नियम पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगा, उस समष्टि में उद्विकासीय परिवर्तन नहीं होंगे। क्लियर है ना? तो यहाँ पर कहेंगे अर्थात समष्टि पर इस नियम के लागू होने की स्थिति में समष्टि पर इस नियम के लागू होने की स्थिति में बताइए क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा? तो आप कहेंगे इसमें उद्विकासीय या उद्विकास नहीं होगा। अब आप कहेंगे अच्छा इवोल्यूशन रुक जाएगा, इवोल्यूशन तो न रुकने वाली प्रक्रिया है। तो ध्यान दें कि अधिकांश समष्टियों पर हम ऐसा ही मानते हैं कि उद्विकास न रुकने की प्रक्रिया है, उद्विकास हमेशा होता रहता है। और आप ध्यान दें क्यों? क्योंकि किसी भी समष्टि पर हार्डी-वेनबर्ग का नियम पूरी तरह से लागू हो जाए, ऐसा सामान्य रूप से संभव नहीं हो पाता। किसी भी समष्टि पर यह नियम पूरी तरह अप्लाई नहीं हो पाता है, इसीलिए उद्विकास चलता रहता है। लेकिन अगर किसी समष्टि पर यह नियम अप्लाई हो गया तो निश्चित रूप से उस समष्टि पर उद्विकास की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, रुक जाएगी, और यह समष्टि लंबे समय तक बिना उद्विकास प्रदर्शित किए एक ही रूप में बनी रहेगी। और जो जीवधारी हजारों लाखों वर्षों तक बिना उद्विकासीय परिवर्तन के उसी रूप में बने रहते हैं, ऐसे जीवधारियों को जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल कहा जाता है। समझ रहे हैं ना जी? इस तरह से तो आप ध्यान देंगे, उस पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया है इन चीज़ों को, और अब आइए देखते हैं कुछ और बातें। हाँ जी, हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान दें, देखिए हार्डी नियम, तो हार्डी-वेनबर्ग के नियम की बात करें तो इसमें आप देखेंगे, हम लोग देखेंगे हार्डी-वेनबर्ग के नियम का गणितीय प्रस्तुतिकरण। गणितीय प्रस्तुतिकरण, अब यहाँ पर आप देखेंगे अर्थात मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ। तो अब देखेंगे गणितीय प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे। तो आप सिंपली कहेंगे इस नियम को गणितीय समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। गणितीय समीकरणों द्वारा
प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे अब कौन से समीकरण हैं उसकी चर्चा हम लोग करें। जैसे P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तो ये है, आप ध्यान दें, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। और जो दूसरा इक्वेशन होगा वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, वो हो जाएगा कुछ इस तरह से P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि एक तो ये हमारे काम का है और दूसरा हमारे काम का ये है। ये दो ऐसे इक्वेशन हैं, एक ये पार्ट कवर करेंगे, एक ये पार्ट कवर करेंगे। तो सवाल उठता है कि हम इनका अर्थ देखें कि क्या है और क्यों हमारे लिए ये आवश्यक है। हम बायो के स्टूडेंट होकर के मैथ क्यों पढ़ें, इसको भी हमें समझना होगा। और जब समझ जाएंगे तो आपको लगने लगेगा कि बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अब देखेंगे कि जहाँ देखेंगे P का मीनिंग क्या है, तो आप कहेंगे समष्टि में प्रभावी जीन रूप या डोमिनेंट एलील की प्रतिशतता, समझ रहे हैं ना, या बारंबारता। समष्टि में प्रभावी जीन रूप अर्थात डोमिनेंट एलील की बारंबारता है। बारंबारता अर्थात फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हैं ना। अब इसमें आप देखेंगे दूसरा नंबर यहां पर देखेंगे क्यू क्या है, तो आप सिंपली कहेंगे कि क्यू तो भाई समष्टि में अप्रभावी जीन रूप अर्थात रिसेसिव एलील की बारंबारता है। तो ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये 1 क्या है, तो यहां पर आप देखेंगे 1 क्या है भाई, तो 1 एक स्थिरांक है। स्थिरांक है अर्थात P व Q के योग के नियत या स्थिर होने को बताता है। यस, अब ये बात हो गई। इतना जानने के बाद में अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए। उठ रहा है, नहीं उठ रहा है? तो चलिए मैं पूछ लेता हूं
सवाल ये है बच्चों कि ये इक्वेशन आपको क्यों पढ़ना चाहिए, इस इक्वेशन का आपकी स्टडी में क्या महत्व है। तो मैं आपको बताऊं, इस इक्वेशन की सहायता से आप किसी पॉपुलेशन में एक एलील या कोई आंकड़ा दिया गया है, एक एलील की बारंबारता दी गई है या कोई और आंकड़ा दिया गया है, तो उसके आधार पर इस समीकरण की सहायता से आप दूसरे एलील की बारंबारता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप देखेंगे, तो नोट करके यहाँ पर लिखेंगे, क्या नोट करके लिखिए, हम इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। नोट करके देखेंगे, इस समीकरण की सहायता से दिए गए आंकड़ों के आधार पर किसी एलील विशेष की बारंबारता ज्ञात की जा सकती है। जैसे, जी हाँ, हम लोग देखें, जैसे अब क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जा सकता है आपसे, तो जैसे आप देखेंगे, क्वेश्चन, साम्यावस्था में किस या हार्डी-वेनबर्ग के नियम का अनुपालन करने वाली कोई एक समष्टि है जिसमें डोमिनेंट एलील या प्रभावी जीन प्रारूप, जीन रूप नहीं बल्कि जीन प्रारूप यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रभावी जीन प्रारूप की बारंबारता मान लीजिए कि 60% है या 0.6 है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यदि साम्यावस्था में स्थित किसी समष्टि में डोमिनेंट एलील की बारंबारता अर्थात फ्रीक्वेंसी कैसी है, तो आप देखेंगे 0.6। अब जैसे ही 0.6 हम लिखते हैं तो आपको तुरंत समझ जाना होगा कि 0.6 अर्थात 60% है। तो इस समष्टि में रिसेसिव एलील की बारंबारता क्या होगी, रिसेसिव एलील, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी एलील होता है तो वो डोमिनेंट एलील हो जाएगा, और उसी का दूसरा जो रूप होता है स्मॉल टी, तो स्मॉल टी क्या हो जाएगा, रिसेसिव एलील। तो एक समष्टि में कैपिटल टी की प्रतिशतता या बारंबारता 60% है, तो दूसरे एलील की कितना बची, 40% बची। तो आप देखेंगे तो एलील की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आप देखिए कि इस इक्वेशन का कौन सा भाग आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में,
डेटा का कौन सा भाग आपको यहाँ पर दिया गया है, तो डोमिनेंट एलील की बारंबारता आपको दी गई है ये, अर्थात इक्वेशन में देखिए डोमिनेंट एलील की बारंबारता कौन है, P है, अर्थात गिवन डाटा इज P। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम बात करें गिवन डाटा इज P इज इक्वल टू 0.6 या 60%, यही तो है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे तो Q क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे सो Q इज इक्वल टू 1, ध्यान दें। अब देखेंगे हम लोग कहेंगे कि सिंस, या हम लोग देखेंगे क्योंकि P प्लस Q इज इक्वल टू 1, P प्लस Q इज इक्वल टू 1 है ना, तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। अब 1 माइनस P क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 माइनस 0.6 अर्थात 0.4 आ जाएगा। अब 0.4 अर्थात ध्यान दें रिसेसिव एलील की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितना होगी, 0.4, या परसेंटेज में हम बोलेंगे तो कितना, 40%। तो आप कहेंगे या 40%। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः रिसेसिव एलील की बारंबारता बोलिए कितनी हो जाएगी, तो फिर आप कहेंगे कि ये हो जाएगी 0.4 या 40%। आसानी से आप निकाल सकते हैं इस इक्वेशन का यूज करके। अब आइए दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो सेकेंड इक्वेशन देखेंगे वो इक्वेशन ये होगा। मैंने आपको बता तो दिया था पहले ही, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि P प्लस Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप कहेंगे नहीं सर आपने पिछली बार इसको बाद में लिखा था और इसको पहले लिखा था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना, ये तो आप भी जानते होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल उठता है कि हमें सिर्फ इतने से मतलब है और सिर्फ इतने से मतलब है, तो हम इसी को देखेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है। P स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2PQ किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंड Q स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि सिंपली आप देखेंगे कि जहां P स्क्वायर, अब ये किसकी बारंबारता है, तो आप कहेंगे समष्टि में किसका, तो आप कहेंगे समष्टि में समयुग्मजी
प्रभावी जीनोटाइप या इस जीनोटाइप से युक्त व्यक्तियों की बारंबारता है। अब सवाल उठता है कि ये क्या है? समष्टि में समयुग्मजी प्रभावी जीनोटाइप, अर्थात समयुग्मजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होमोजाइगस, प्रभावी को डोमिनेंट, जीनोटाइप को जीनोटाइप, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे या ऐसे जीनोटाइप वाले व्यक्तियों की बारंबारता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब दूसरा यहाँ पर देखेंगे 2pq इज इक्वल टू समष्टि में विषम युग्मजी अर्थात हेटेरोजाइगस जीनोटाइप या इस जीनोटाइप से युक्त व्यक्तियों की बारंबारता है, ये कहानी हो जाएगी। अर्थात 2pq क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट नहीं, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स या हेटेरोजाइगस जीनोटाइप्स। तो आप देखेंगे इसको हम कह सकते हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ heterozygous इंडिविजुअल्स या जीनोटाइप्स, इस तरह से। और इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं? इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल्स या जीनोटाइप्स, इस तरह से हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे क्या? तीसरा पार्ट भी तो है इस इक्वेशन का, तो थर्ड पार्ट क्या है इस इक्वेशन का? आइए उसको देख लेते हैं। तो ये है क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आप कहेंगे कि समष्टि में समयुग्मजी अप्रभावी जीनोटाइप या इससे युक्त जीवधारियों की बारंबारता है। अर्थात यहाँ पर हम कहेंगे, अर्थात यहाँ हमें बताना होगा कि इसका क्या मीनिंग है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे अर्थात फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसको हम दैट इज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस
रिसेसिव जीनोटाइप्स या इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन। तो ये कहानी यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगी इस तरह से। अब सवाल उठता है कि अगर यह इक्वेशन इनकी फ्रीक्वेंसी को प्रदर्शित कर रहा है तो क्या होगा? इस इक्वेशन की सहायता की आवश्यकता हमें कब पड़ेगी? जब हमें समष्टि में किसी विशेष प्रकार के जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी या किसी विशेष प्रकार के जीनोटाइप वाले जीवधारियों की फ्रीक्वेंसी निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है ना? इस तरह से। तो नीचे आप लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, अतः इस समीकरण की सहायता से हम किसी साम्य समष्टि की या साम्य समष्टि में किसी जीवधारी विशेष या किसी विशेष प्रकार के जीवधारी या जीनोटाइप किसी विशेष प्रकार के जीवधारी या जीनोटाइप की बारंबारता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे, अब जैसे क्या? जैसे में हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन की बेसिस पर हम देखेंगे कि कैसे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं इस चीज को। आइए देखते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हम यहां ले लेते हैं। साम्यावस्था में उपस्थित किसी समष्टि में साम्यावस्था में स्थित किसी समष्टि में प्रभावी एलील की बारंबारता यदि 0.6 अर्थात कितना? तो 60% है, तो इस समष्टि में निम्नलिखित की बारंबारता ज्ञात कीजिए। बारंबारता ज्ञात कीजिए। अब सवाल उठता है कि निम्नलिखित में से कौन? तो आप देखेंगे अप्रभावी एलील
और दूसरा ध्यान दें डोमिनेंट होमोजाइगस या कह लीजिए कि प्रभावी या समयुग्मजी प्रभावी जीवधारी तीसरा आप ध्यान दें विषमयुग्मजी जीनोटाइप और इसी के साथ साथ आप देखेंगे समयुग्मजी अप्रभावी जीवधारी। अब सिंपली अगर हम लोग बात करें कि दिया इस क्वेश्चन में जो दिया गया डेटा है वो क्या है, तो अगर हम पूछें कि व्हाट इज द गिवन डेटा, तो देखिए दिया गया क्या है, क्या आंकड़ा दिया गया है, आपको कहा गया कि प्रभावी एलील की बारंबारता 0.6 है या इतना है। तो ये किसको इक्वेशन का कौन सा पार्ट दिया है, P दिया है या P स्क्वायर दिया है, तो आप कहेंगे P दिया है, एलील है ना, एलील है तो P है, प्रभावी एलील है तो P है। और अगर प्रभावी जीनोटाइप हो, समयुग्मजी प्रभावी जीनोटाइप होता तब P स्क्वायर होता। तो यहाँ पर देखेंगे गिवन डेटा इज P इज इक्वल टू 0.6। तो अगर हम बात करें अब पूछा क्या है, अप्रभावी एलील अर्थात क्या पूछा है, तो ये है Q को पूछा है। समयुग्मजी प्रभावी जीवधारी, तो ये किसको पूछा है, तो आप देखेंगे ये बारंबारता है, देखिए किसकी, तो आप देखेंगे P स्क्वायर को पूछा है। विषमयुग्मजी जीनोटाइप पूछा है, तो ये क्या पूछा है, ये इसने पूछ लिया यहाँ पर 2PQ। और समयुग्मजी अप्रभावी जीवधारी की बारंबारता पूछा है, तो ये है आप ध्यान देंगे Q स्क्वायर, ये पूछा है। तो अब गिवन डाटा कितना है P, तो यहां पर देखेंगे P इज इक्वल टू 0.6। सो यहां पर आप देखेंगे सो Q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4। अब ये किसका फ्रीक्वेंसी निकल आया, तो आप कहेंगे ये फ्रीक्वेंसी है किसकी, अप्रभावी एलील की। तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे 0.4 या हम बात करें 40%। इसी के साथ साथ अब समयुग्मजी प्रभावी जीवधारी P स्क्वायर हमें निकालना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सो P स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 0.36। अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे इनकी प्रतिशतता या बारंबारता या फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.36 या 36%, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि क्या कहानी बन रही है। विषमयुग्मजी जीनोटाइप, तो आप देखेंगे सो 2PQ इज इक्वल टू 2 इंटू, अब P की वैल्यू रखेंगे 0.6 इंटू Q की वैल्यू रखेंगे 0.4 इज इक्वल टू हम देखेंगे कितना हो जाएगा, आप देखिए 2 6 जा 12 एंड 12 4 जा 48। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0.48, तो ये इतना आ गया। तो 2PQ की वैल्यू अगर इतनी आ रही है तो यहाँ पर देखेंगे 2PQ की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी,
या 48% इस तरह से निकालेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट समयुग्मजी अप्रभावी जीवधारी अर्थात क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर देखेंगे सो क्यू स्क्वायर, यहाँ हम बात करने जा रहे हैं, मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ। सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.4, क्यू की वैल्यू 4 है तो इसलिए क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4, तो इज इक्वल टू 0.16। तो अगर इसकी वैल्यू 0.16 है तो हम यहाँ देखेंगे 0.16 या 16% इस तरह से आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों कि यहाँ पर हम लोग आसानी से देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि अगर हमें ये दोनों इक्वेशन पता है और ये इन दोनों इक्वेशन का कौन सा भाग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें पता है, तो हम बड़ी आसानी से दिए गए आंकड़ों के आधार पर पॉपुलेशन में विभिन्न प्रकार के एलील की प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं, या विभिन्न प्रकार के जीनोटाइप की प्रतिशतता या फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं, या विभिन्न प्रकार के जीवधारियों की फ्रीक्वेंसी को ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, मान लीजिए कि समष्टि में ये चीज़ न लिखी हो। मान लीजिए समष्टि, अगर मैं पूछ लूँ एक ऐसी समष्टि जो साम्यावस्था में स्थित नहीं है और उसमें प्रभावी एलील की प्रतिशतता इतनी है, तो बाकी चीज़ों की प्रतिशतता क्या होगी? तो आप कहेंगे बाकी चीज़ों की प्रतिशतता वहाँ पर निश्चित नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि अगर समष्टि में साम्यावस्था व्यवस्थित ही नहीं है तो एक एलील की फ्रीक्वेंसी से दूसरे एलील की फ्रीक्वेंसी का संबंध नहीं निर्धारित किया जा सकता। क्लियर है ना? इसीलिए या तो शर्त ये लगी होगी कि यदि एक समष्टि साम्यावस्था में व्यवस्थित है तो, या एक ये दिया रहेगा कि यदि एक समष्टि हार्डी-वीनबर्ग के नियम का अनुपालन करती है तथा इसमें एक एलील की फ्रीक्वेंसी ये है, ऐसे दिया रहेगा, तब आप जान जाइए कि सही है। और अगर कुछ नहीं दिया है तब आप मान लीजिएगा कि वह समष्टि साम्यावस्था में व्यवस्थित है या समष्टि पर हार्डी-वीनबर्ग का नियम अप्लाई हो रहा है, तब आपको मान लेना होगा। समझ रहे हैं ना जी? तो इस तरह से आज का ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थियरी या आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में। क्लियर? तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक। दीजिए मुझे इजाज़त, ताकि मैं अगले लेक्चर में फिर से आपसे एक बार रूबरू हो पाऊँ, मिल पाऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय CLC।